तो आज कक्षा 8 के भैया बहन या हमारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस क्रम से हमारा पाठ चल रहा था उसी पाठ 7 के अंतर्गत परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों के बारे में हम आज आगे जानेंगे। जो अपना निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ क्रमशः चल रहा उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से धरातल पर ये क्रमणकारी या निर्माणकारी परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ किस तरह से अपना कार्य करती हैं। तो उसी क्रम में देखें हिमानी के कार्य। हिमानी के कार्य, तो हिमानी क्या है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, हिम अर्थात बर्फ के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में ग्लेशियर प्लेस भी कहते हैं। ऐसे क्षेत्र स्थानों में जो हिम का आवरण या वातावरण निर्मित होता है, ऐसा क्षेत्र जो है हिमानी के अंतर्गत आता है। तो जिन प्रदेशों में तापमान हमेशा हिमांक यानी 0 डिग्री से नीचे बना रहता है, काफी माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है या हमेशा विद्यमान रहता है, ऐसे भूभाग के अंतर्गत समय समय पर वहाँ जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में ही होती है, यानी बर्फ की वर्षा, हिम की वर्षा, जिसे हिमवृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ का तापमान हमेशा हिमांक यानी 0 डिग्री टेम्परेचर तापमान के नीचे बना रहता है, वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है। वहाँ सदैव हिम की परत चढ़ी हुई होती है या बिछी हुई होती है या जमी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर देखें, हमारा जो हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में काफी किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी धरातल से उसकी ऊंचाई बहुत विशाल है। इसीलिए हिमालय पर्वत की अपने आप में एक विशेषता है। 8,848 मीटर की ऊंचाई निश्चित रूप से भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मापी गई है। तो इस प्रकार यदि देखें तो हिमालय पर्वत पर 4,250 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है, यानी हिम आवरण जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिमानी के अंतर्गत, हिमानी के रूप में जब हिमवृष्टि होती है, बड़े पैमाने पर होती है, तो उससे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन्हीं हिमानियों से कई प्रकार की छोटी बड़ी नदियों का भी उद्गम स्थल होता है, जैसा कि आगे हम कुछ ऐसे उदाहरणों के रूप में जानेंगे और समझेंगे। अब आगे देखें हिमानियों के प्रकार। हिमानियों के प्रकार कितने प्रकार से हिमानी होती हैं? तो नंबर 1 घाटी हिमानी, नंबर 2 महाद्वीपी हिमानी। महाद्वीपी हिमानी या घाटी हिमानी के रूप में हम हिमानी के प्रकार का अध्ययन करेंगे, उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे। तो इसके पहले इसी से संबंधित एक प्रश्न बनना स्वाभाविक है कि हिमानी क्या है, हिमानी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे परिभाषित करते हुए ब्लैक बोर्ड में आपके सामने लिख के भी दिखाया गया है। तो देख सकते हैं हिमानी से क्या आशय है? हिम या बर्फ की खिसकती हुई, सरकती हुई, आगे बढ़ती हुई एक विशाल हिम राशि को हिमानी कहते हैं। खिसकती हुई
हालांकि इसके खिसकने या आगे सरकने या बहने की गति जो है बहुत धीमी होती है, क्योंकि कई किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई ये हिमानी बहुत ही धीमी गति से माने सेंटीमीटर माप के अनुसार यदि लें तो ऐसे आगे दिन भर में या कुछ समय होने पर इतना वो खिसकती है। तो हिम या बर्फ की खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी कहते हैं, या बर्फ के रूप में खिसकती हुई नदी को हिमानी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी प्राकृतिक शिलाकृतियों के रूप में भी हम इनको अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हिमानी का स्वरूप जो है हमारे सामने दिखाई देता है, और इन्हीं हिमानी नुमा भूभागों से नदियों के उद्गम स्थल हुए हैं। नदियों का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है। इसके लिए हम एक आध दो उदाहरण अपने हिमालय पर्वत में स्थित हिमानियों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखें, गंगा नदी जिसको हम अपने देश की पवित्र प्रमुख नदी के रूप में मानते हैं, तो गंगा नदी का भी उद्गम जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश के हिमानी से ही हुआ है। और इस हिमानी से गंगा जैसी नदी का जन्म हुआ, उदय हुआ, उद्गम हुआ, तो उस हिमानी का नाम जो है गंगोत्री रखा गया है। गंगोत्री एक हिमानी स्थल का नाम है, जहाँ से जलधारा के रूप में जब हिम राशि का जल पिघलकर आगे की ओर बढ़ता है, तो उसी से इस नदी की उत्पत्ति या उद्गम या जन्म हुआ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार यमुना नदी भी हिमालय से ही निकलती है। तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री जिस हिम क्षेत्र राशि से नदी के रूप में उसका प्रवाह हुआ है, तो उस हिमानी का नाम जो है हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो है उसे यमुनोत्री नाम दिया है। तो यमुनोत्री क्या है? एक हिमानी का नाम है। तो उसी से जो जलधारा प्रवाहित हुई, उद्गम हुआ, तो उससे निर्मित जो नदी के रूप में आगे प्रवाह निकला या बहा या उत्पत्ति हुई, तो उसे यमुना नदी का नाम दिया है। क्या दिया है? यमुना नदी। तो गंगा नदी और यमुना नदी जो है इनकी उत्पत्ति हिमानी से ही हुई है। और इस प्रकार से ये हिमानियाँ घाटी नुमा जो पर्वतीय प्रदेश के भूभाग ऐसे कटाव तटों, कटाव घाटों के रूप में जो स्थलाकृति निर्मित होती है, तो उससे घाटी का निर्माण होता है। और ऐसी घाटियाँ महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर, स्थल भूभाग के अंदर, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। पर ये स्थितियां या रचनाएं हम ऐसे क्षेत्र में ही देख सकते हैं जो पर्वतीय, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र जो है हिम आवृत हो, यानी हिम से ढका हुआ हो, बर्फ जमी हो, तभी हिमानी के रूप में हम वहाँ ऐसे कार्य समझ सकते हैं। तो महाद्वीपीय हिमानी हिमाच्छादित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। जो बड़े क्षेत्र में फैली हुई हिमानियाँ होती है, ऐसे हिम आवरण क्षेत्र होते हैं, तो उसे हिमानी के रूप में हम महाद्वीपीय हिमानी के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ऐसी हिमानियाँ पाई जाती हैं जिसे हम महाद्वीपीय हिमानियाँ कहते हैं। घाटी हिमानी ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमराशि किसी घाटी में खिसकते हुए जब ऐसा अपना स्वरूप या अपना अपवाह या अपना रास्ता तय करती है, तो इससे हिमानी को हिमानी घाटी या पर्वतीय हिमानी कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी हिमानी काराकोरम पर्वत जो हिमालय पर्वत का ही एक भाग है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो सियाचिन तक फैली हुई है, उसे हिमानी या ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से
हिमानी का निर्माण और उत्पत्ति होती है, और इनके खिसकने की, आगे बढ़ने की जो गति होती है बहुत ही मंद होती है, धीमी होती है। तो इस प्रकार से हम हिमानियों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी विषय वस्तु पुस्तक की सहायता से। और यहाँ आप लोगों को वह वीडियो और क्लास टीचिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से हिमानी का अपना स्वरूप निश्चित होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे हिमानी द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ, हिमानी अपने रास्ते पर किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो कार्य करने की जो प्रक्रिया है किसी भी निर्माणकारी बाह्य शक्ति के रूप में, तो 3 प्रक्रियाएं ध्यान रखें जो प्रारंभ में भी बताई गई पाठ के, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ये 3 प्रक्रियाओं के आधार पर क्रमणकारी शक्ति अपना कार्य पूर्ण रूप से संपादित करती है। तो अगले पीरियड में, अगले क्रम में हम इसे हिमानी के अंतर्गत जानेंगे, हिमानियों से निर्मित शिलाकृतियाँ क्या हैं और किस तरह से उनका स्वरूप और निर्माण निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखें, समझें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें।